नमस्कार। आज हम थ्योरीज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। थ्योरीज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के भाग 2 में हम विभिन्न सिद्धांतों की बात करेंगे। इससे पहले थ्योरीज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के प्रथम भाग में हमने बेयर का सिद्धांत, जिसे आधुनिक भौतिकी का जनक या फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, और पुनरावर्तन का सिद्धांत या जातीय आवर्तन का नियम, और जनन स्तर संकल्पना पांडर द्वारा दी गई जर्म लेयर कंसेप्ट के बारे में बात की थी, जिसमें कि पांडर ने बताया कि भ्रूण होता है वो 3 जनन स्तरों का बना होता है। और इसके साथ ही हमने वीज़मैन का जर्म प्लास थ्योरी के बारे में भी बात करी थी। आज हम मोज़ेक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मोज़ेक थ्योरी विल्हेम रॉक्स ने परिकल्पित की थी। उन्होंने कहा था कि परिवर्तन के दौरान कोशिकाओं का विभेदित होना एक महत्वपूर्ण घटना है। उसने मेंढक के अंडे पर कार्य करते हुए बताया कि युग्मनज में कोशिका विदलन के बाद कोशिका का भविष्य पहले से ही तय अर्थात निर्धारित हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है, तथा बाद में ये कोशिकाएं शरीर के निश्चित अंग या भाग का निर्माण करती है। उनका विश्वास था कि मेंढक के अंडे का वर्णक युक्त भाग, जिसे जंतु ध्रुव, तथा उसके विपरीत भाग, जिसे कायिक ध्रुव कहते हैं। जंतु ध्रुव शीर्ष या हेड का निर्माण करता है, तथा जो कायिक ध्रुव है वो पश्च भाग या टेल पार्ट का निर्माण करता है। इस प्रकार अंडे के सभी भाग एक समान नहीं होकर मोज़ेक अवस्था में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात उनके भविष्य में विविधता होती है। इस प्रकार के सिद्धांत को किरमिर सिद्धांत या मोज़ेक सिद्धांत या मोज़ेक थ्योरी कहा गया। इस सिद्धांत का खंडन ऑस्कर हर्डविग, हेनरिच आदि वैज्ञानिकों ने किया तथा बताया कि सभी जंतुओं में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के कुछ जंतु समूहों में भ्रूण के भविष्य का निर्धारण प्रारंभिक अवस्था में नहीं होकर बाद में भ्रूण की उत्तरोत्तर अवस्थाओं में उनका निर्धारण होता है। दूसरा सिद्धांत आज के हैं, उसमें नियमनकारी सिद्धांत या रेगुलेटिव थ्योरी। हेंस ड्रिश ने 1891 में मेंढक के अंडे पर ही कार्य करते हुए साथ में वही प्रयोग समुद्री अर्चन या सी अर्चिन के अंडों पर भी किया तथा परिणाम स्वरूप बताया कि प्रारंभिक भ्रूण या अर्ली एम्ब्रियो की प्रत्येक कोशिका में भ्रूण के निर्माण की सामर्थ्य पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक एम्ब्रियो का प्रत्येक भाग एक कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण कर सकता है, लेकिन उनका भविष्य उनकी स्थिति यानी कि उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है उस पर निर्भर करती है। इस प्रकार उन्होंने विदलित होते हुए अंडे अर्थात युग्मनज के सभी भाग समान रूप से सामर्थ्यवान बताए या इक्वी पोटेंशियल बताए। इस प्रकार के परिवर्तन को नियमनकारी परिवर्तन या रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहा गया तथा इस प्रकार के अंडे को अर्थात सी अर्चिन के अंडे को नियमनकारी अंडा या रेगुलेटिव एग कहा गया। नेक्स्ट थ्योरी है ग्रेडियंट थ्योरी। ग्रेडियंट थ्योरी का प्रतिपादन बॉवेरी ने 1901 तथा चाइल्ड ने 1940 ने सी अर्चिन के अंडों पर कार्य करते हुए किया था। उन्होंने बताया कि अंडाणु के जंतु ध्रुव एनिमल पोल तथा कायिक ध्रुव या वेजिटल पोल के मध्य एक उपापचयी अक्षीय प्रवणता मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट होती है, जो संरचना विकास या मॉर्फोजेनेसिस को नियंत्रित करती है। इस प्रकार हॉर्स्टेडियस ने 1955 में तथा रनस्ट्रॉम ने 1967 में अंडाणु के संरचना विकास के नियंत्रण के लिए द्विप्रवणता सिद्धांत या डबल ग्रेडियंट थ्योरी प्रतिपादित की। उनके अनुसार एक सक्रिय प्रवणता तथा दूसरी अक्रिय प्रवणता होती है। सक्रिय प्रवणता या जो एक्टिव ग्रेडियंट है वो जंतु को एनिमलाइजिंग तथा जो अक्रिय प्रवणता या जो वेजिटल ग्रेडियंट होती है वो जंतु का कायिक भवन
या वेजिटलाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात सक्रिय प्रवणता जंतु ध्रुव यानी कि एनिमल पोल से कायिक ध्रुव की तरफ बढ़ती है या वेजिटल पोल की तरफ बढ़ती है, तथा दूसरी अक्रिय प्रवणता जो होती है वो वेजिटल ग्रेडियंट से या यानी कि कायिक ध्रुव से जंतु ध्रुव की तरफ अग्रसर होती है। इस सिद्धांत ने भ्रूण विज्ञान के विदलन यानी कि क्लीवेज, कोरक भवन यानी कि ब्लास्टुलेशन तथा संरचना विकास अर्थात मोर्फोजेनेसिस के सिद्धांत को समझने में सहायता की, क्योंकि इस सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की प्रवणता किस प्रकार से निर्मित होती है, कैसे एक जो युग्मनज है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों से 4 में डिवाइड होता है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और उसके बाद उसके अंदर किस प्रकार से ब्लास्टोसील बनती है, ब्लास्टुलेशन होता है, तथा ब्लास्टुलेशन किस ध्रुव से स्टार्ट होगा और जो ब्लास्टोपोर किस जगह बनेगा, तो वो एनिमल ध्रुव होगा या वेजिटल पोल होगा, या जो उनके जो पृष्ठ होठ से जो कोशिकाएं या उत्तक आगे की तरफ गए उनका वो किस प्रकार से मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करते हुए अंगों का निर्माण करेगा। इस प्रकार के सिद्धांत को समझने में इस सिद्धांत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भौतिकी के सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है वो है ऑर्गेनाइजर थ्योरी, जिसको हम संगठक सिद्धांत भी कहते हैं। संगठक सिद्धांत या ऑर्गेनाइजर या संगठक शब्द जो है उसका गठन हैंस स्पीमान ने किया था, इसलिए इसको स्पीमान थ्योरी भी कहते हैं या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर थ्योरी भी कहते हैं, और हैंस स्पीमान्स प्राइमरी ऑर्गेनाइजर थ्योरी भी कहते हैं। तथा इसे कोरक मुख यानी कि ब्लास्टोपोर के सीमित क्षेत्र या उसका भी एक फिक्स है कि भाई पृष्ठ होठ या जो डोर्सल लिप है वो जो है ऑर्गेनाइजर के रूप में काम करता है। ये क्षेत्र तंत्रिका पट्टिका, न्यूरल प्लेट वे अन्य निकटवर्ती उत्तक के विकास के लिए प्रेरण अर्थात इंड्यूस करने का कार्य करता है। प्रेरित करने वाले उत्तक अर्थात कोरक मुख का पृष्ठीय ओष्ठ उसको प्रेरक या इंड्यूसर कहा जाता है, तथा संगठक प्रेरक इंड्यूसर या संगठक या ऑर्गेनाइजर कहा जाता है, और इसी प्रकार के प्रभाव को प्रेरण या इंडक्शन कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्रूण विज्ञान में विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा हमें भ्रूण विज्ञान को समझने में आसानी होती है, और भ्रूण विज्ञान के सिद्धांत के समझने के पश्चात नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम भ्रूण विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में बात करेंगे। विभिन्न शाखाओं में जैसे डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी है, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी है, केमिकल एम्ब्रियोलॉजी है, या विरूपजन विज्ञान यानी कि टेरेटोलॉजी है। इस प्रकार के जो विभिन्न विज्ञानों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।